ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, आपकी जिंदगी में एक और एंट्री हमने मार ली है। और सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके। और अलग अलग कहानियां मैं आपको सुनाता रहता हूं। आज एक और कहानी लेके आया हूं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है 1973 की। एक साल की कहानी है, लेकिन इस एक साल के अंदर बहुत सारी कहानियां हैं। हो सकता है आपकी कहानी भी हो 1973 में, अगर आपका जन्म हुआ है, या फिर उससे पहले अगर आपका जन्म है तो बहुत सी कुछ ऐसी यादें हैं, शायद आपकी ताज़ा हो जाए। और अगर जन्म नहीं हुआ था, आप इस दुनिया में नहीं आए थे, तो फिर हम आपको बताएंगे कि 1973 वो साल कैसा साल रहा होगा। दोस्तों, 1973 की शुरुआत हुई थी सोमवार के दिन, मंडे। एक कॉमन ईयर था, 365 इस साल के दिन थे, और बड़े जोरों शोरों से दुनिया भर में इस नए साल का आगमन किया गया था। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको साल की कहानी तो सुनाऊंगा, लेकिन पृष्ठभूमि हमारी रहती है हिंदी फिल्में। सो कुछ एक हिंदी फिल्में जो मैंने चूज की है, उस साल 83 हिंदी फिल्में बनी थी, उन कुछ एक फिल्मों का जिक्र रहेगा। और बहुत बढ़िया बढ़िया उस साल गाने बने हैं, तो जो मेरे फेवरेट गाने हैं वो गीत मैं आपको सुनाऊंगा। 83 हिंदी फिल्में उस साल बनी थी लगभग। विकिपीडिया के अनुसार हो सकता है ये नंबर ऊपर नीचे हो। और उस साल अगर हम बातचीत करते हैं पॉपुलेशन की, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 3.912 बिलियन। भारत में 594 मिलियन लोग रहा करते थे। चाइना में 881 मिलियन लोग रहा करते थे। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन थी 211 मिलियन, और ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन थी 13.38 मिलियन। भारत के प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, भारत में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और इंग्लैंड की गद्दी पे एलिजाबेथ टू विराजमान थी। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल सर पॉल हेस्लक, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर 1973 में थे दोस्तों गॉफ विटलम। अगर 1973 में आपका जन्म है, तो आपको बताए देते हैं कि आपके जन्म के साथ साथ 1973 में उदय चोपड़ा, ये यश चोपड़ा के बेटे हैं, और एक्चुअल में यशराज फिल्म प्रोडक्शन की पहली फिल्म भी उसी साल बनी थी। सोनू निगम, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही कमाल के एक हमारे सिंगर। राहुल द्रविड़, जाने माने क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के गॉड, 1973 में दोस्तों हमको मिले थे। लिएंडर पेस, बहुत ही कमाल के एक और हमारे टेनिस खिलाड़ी है। राम कपूर, जाने माने एक्टर। ऐश्वर्या राय बच्चन, ये बहुत से लोगों का मानना है कि दुनिया की बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी। जॉन अब्राहम, इनका जन्म भी 1973 में हुआ था। अदनान समी, म्यूजिक कंपोजर, बड़ा जबरदस्त कमाल का गाते हैं, पियानो बजाते हैं। कहते हैं कि वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट कीबोर्ड प्लेयर है वो अदनान समी है। कैथी फ्रीमैन, ऑस्ट्रेलिया की जानी मानी एथलीट। अगर आपको याद होगा, सिडनी में 2000 में जब एथलेटिक का एक रेस हुआ था ओलंपिक में, तो बड़ा जबरदस्त कैथी फ्रीमैन का कंट्रीब्यूशन रहा था। ये ऑस्ट्रेलियन नेटिव, एक जानी मानी पर्सनैलिटी। सूजी ओनील, ऑस्ट्रेलियन स्विमर, गोल्ड मेडल की इन्होंने आई थिंक रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। कैरिन पर्किंस, ये भी एक जाने माने ऑस्ट्रेलिया के स्विमर है। और एकॉन, अमेरिकन रैपर। देखिए कितनी जबरदस्त पर्सनैलिटी 1973 ने हमको दी है। अच्छा दोस्तों, हिंदी फिल्मों की अगर हम बातचीत करते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि 1973 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नया लेके आया था। हर साल कुछ नया नया होता है, लेकिन कभी कभी कुछ एक ऐसे इवेंट होते हैं जो बड़े डिफाइनिंग इवेंट माने जाते हैं किसी भी इतिहास के। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक नहीं बल्कि दो बड़े जबरदस्त बदलाव 1973 में हुए थे। एक बदलाव तो ये हुआ था कि हमारे जो रोमांटिक फिल्मों की पृष्ठभूमि है, जो बैकड्रॉप है, वो बिल्कुल बदल गया था। 1973 से पहले जो, अब लव स्टोरी तो लव स्टोरी होती है, लेकिन जो प्यार मोहब्बत है वो बड़ी उम्र के लोगों में दिखाया जाता था। 40-40, 45-45 साल के हमारे हीरो होते थे, और फिर उनकी लव स्टोरी होती थी। लेकिन एक्चुअल में लव स्टोरी जो है
बहुत से जानकार ये मानते हैं ये तब होती है जब हम टीनेजर होते हैं, वहां से प्यार मोहब्बत शुरू होती है। स्कूल और कॉलेज का जो रोमांस होता है, जो कहानियां होती है, माना जाता है कि एक्चुअल की शुरुआत जो है, जो सबसे बड़ी फिल्म 1973 में बनी थी, उस फिल्म का नाम है दोस्तों बॉबी। एक टीनेजर लव स्टोरी, ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, दो नए नवेले एक्टर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को मिले और सारे बॉक्स ऑफिस के उस साल रिकॉर्ड तोड़ डाले थे फिल्म बॉबी ने। और आने वाले आई थिंक 5 साल तक, उसके बाद शोले बनी थी 1975 में, जो बॉबी का रिकॉर्ड तोड़ पाई थी। अदरवाइज बॉबी जो थी 5 साल तक उसका रिकॉर्ड बना रहा। और 70 के दशक की अगर हम बातचीत करते हैं तो जो 2 सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्में थी वो थी शोले और बॉबी। तो 1973 ने हमें एक टीनेजर लव स्टोरी से इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद तो जो फिल्में बनी है लव स्टोरी की अगर बातचीत करते हैं तो बदलाव 1973 में हुआ था। और 1973 में एक और बदलाव हुआ, और वो बदलाव हुआ बहुत से जो एक्सपर्ट है, जो जानकार है, उनका ये मानना है कि जो सुपरस्टार का जो बैटन है शायद वो 1973 में राजेश खन्ना के हाथ से अमिताभ बच्चन की तरफ गया था। 1973 ने हमें एंग्री यंग मैन दिया। इससे पहले अमिताभ बच्चन की फिल्में आई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इनके अंदर जो एक सुपरस्टार छुपा है, भारत का जो एंग्री यंग मैन है दोस्तों, वो फिल्म जंजीर ने हमें दिया था 1973 में। आइए दोस्तों 1973 के भारत की तरफ आपको लिए चलते हैं। और जहां तक फिल्मों का सवाल है तो बॉक्स ऑफिस के किंग उस साल न राजेश खन्ना थे न अमिताभ बच्चन थे, बॉक्स ऑफिस के किंग थे धर्मपा जी। जी हां दोस्तों, उस साल धर्मेंद्र की बॉक्स ऑफिस पे 7 जबरदस्त फिल्में सुपरहिट हुई थी। तो आज के इस जो मेरे फेवरेट गाने में आपको सुनाऊंगा ना, उसमें बहुत सारे गाने धर्मपा जी के हैं। आइए दोस्तों जरा चलते हैं 1973 के जमाने में, कैसा रहा होगा वो साल, क्या कुछ हुआ उस साल में। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है, हुआ कुछ नहीं है। बात क्या है पता कुछ नहीं है। मुझसे कोई खता हो गई तो इसमें मेरी खता कुछ नहीं है। खूबसूरत है तू, रुत जवान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम।
काली काली घटा डर रही है, काली काली घटा डर रही है, ठंडी आहें हवा भर रही है, सबको क्या क्या गुमा हो रहे हैं, हर कली हम पे शक कर रही है, फूलों का दिल भी कुछ बदगुमान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मेरे यार ए हुस्न वाले, ए मेरे यार ए हुस्न वाले, दिल किया मैंने तेरे हवाले, तेरी मर्जी पे अब बात ठहरी, जीने दे चाहे मार डाले, तेरे हाथों में अब मेरी जान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी का लिखा गाना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आनंद बख्शी साहब के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो इतने ज्यादा मशहूर हुए हैं कि बाद में ऑलमोस्ट वो कहावत बन गए थे। तो भारत में एक जमाने में ये कहावत थी, आज भी कहावत है, कभी जब मौसम थोड़ा बेईमान हो जाता है ना, देखिए मैंने भी बोल दिया आज मौसम बड़ा बेईमान है। धर्मपाजी पे ये गाना फिल्माया गया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ही-मैन भी इन्हें कहा जाता है और 1973 एक्चुअल में अनडिस्प्यूटेड किंग है ये बॉक्स ऑफिस के। हालांकि ये जमाना जो है, अगर शोहरत की हम बातचीत करते हैं तो राजेश खन्ना का है। 1973 में राजेश खन्ना ने शादी भी की थी डिम्पल कपाड़िया के साथ, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया उस साल बहुत ही खूबसूरती के साथ पर्दे पे राज कपूर ने उन्हें पोर्ट्रेट किया था फिल्म बॉबी में। आइए दोस्तों जरा एक नजर दौड़ाते हैं कि 1973 में बॉक्स ऑफिस पे जो 10 सबसे बड़ी फिल्में बनी थी, क्या कुछ भारत ने उस साल देखा था, क्या उनको अच्छा लगा था। तो सबसे बड़ी फिल्म तो बॉबी, जैसे कि बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगा। ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया और प्राण इस फिल्म की स्टार कास्ट। दूसरे नंबर पर रही थी धर्मपाजी की जुगनू, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। तीसरे नंबर पर दाग, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर और राखी। चौथे नंबर पर जंजीर, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और प्राण। पांचवें नंबर पर यादों की बारात, धर्मेंद्र, विजय अरोड़ा, जीनत अमान, तारिक खान, अजीत खान और नीतू सिंह। छठे नंबर पर कहानी किस्मत की, धर्मेंद्र और रेखा। सातवें नंबर पर लोफर, धर्मेंद्र, मुमताज, पद्मा खन्ना। आठवें नंबर पर धर्मा, नवीन निश्चल, रेखा और प्राण। नवें नंबर पर हीरा, सुनील दत्त, आशा पारेख। और 10वें नंबर पर आ गले लग जा, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म में काम किया। दोस्तों ये है 10 ऐसी फिल्में जो उस साल लोगों ने पसंद की, और सारी जो फिल्में हैं वो बड़ी फिक्शनल फिल्में हैं। आपको
किसी और ही दुनिया में ले जाती है। यादों की बारात फिल्म है जहाँ पे बचपन में कुछ भाई बिछड़ जाते हैं, फिर बड़ा उनका जिंदगी का संघर्ष चलता है, बाद में जाके मिलते हैं। दाग एक बड़ी ही कंट्रोवर्शियल फिल्म। एक्चुअल में यश चोपड़ा जो जिस तरीके की फिल्में बनाते थे उसकी शुरुआत 1973 में हुई है। इस फिल्म का जिक्र भी ज़रूर मैं आपके साथ करूंगा। बॉबी के बारे में थोड़ा मैंने आपको बताया है। बाकी लोफर, जुगनू, ये बड़ी मस्त मज़ेदार फिल्में उस साल बनी थी। अच्छा दोस्तों, उसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी जिक्र करता रहूंगा कि दुनिया में और क्या कुछ हुआ था। 1973 में वियतनाम में जो एक बहुत बड़ा वॉर कई सालों से चल रहा था वो खत्म हुआ था। वियतनाम पेरिस पीस अकॉर्ड्स उस साल साइन किया गया था, और ये साइन किया गया था नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, वियतकांग और यूनाइटेड स्टेट के बीच में। इस एग्रीमेंट को जो नाम दिया गया था वो नाम था एन एग्रीमेंट एंडिंग द वॉर एंड रिस्टोरिंग पीस इन वियतनाम। और ये पूरा उसमें बड़ा क्लियरली कहा गया था किस तरीके से सीज फायर होगा, और 60 डेज 60 दिन का समय दिया गया था कि यूनाइटेड स्टेट कंप्लीटली अपना जो भी उनका बेस है वियतनाम में उसे वो रिमूव कर देंगे। और बड़ा डिटेल में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, क्योंकि बड़ा ये खून खराबा कई सालों तक वियतनाम में चला था, और अल्टीमेटली 1973 में इसका खात्मा हुआ था। और वहीं पे 1973 में यूरोप में बड़ा ज़बरदस्त रिसेशन शुरू हुआ था, और रिसेशन के लिए रीज़न था कि अरब मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिन्हें हम ओपेक भी कहते हैं, इन्होंने अनाउंस किया था कि ये जो कच्चा तेल भेजते हैं ऐसे देशों को ये बंद कर देंगे जो देश इजराइल की सपोर्ट कर रहा है। तो अपने आप में ये एक बड़ा ही डिसीजन था, ऐसा डिसीजन था जिसकी वजह से पेट्रोल के प्राइसेस एकदम से बढ़ गए थे। कितने बड़े थे? 200%। तो ये एक ऐसा डिसीजन था जिसने पूरे यूरोप में रिसेशन खड़ा कर दिया था। भारत में उस साल एक बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया गया था, और वो डिसीजन लिया गया था कि भारत में हमारे टाइगर धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे थे, और भारत की सरकार ने उस साल एक कैंपेन शुरू की थी, सेव द टाइगर, जो अभी तक भारत में चल रही है। और वहीं पे 1 नवंबर को भारत में एक और नया स्टेट बना था, और स्टेट का नाम है दोस्तों कर्नाटका। 1973 कुछ मेरे फेवरेट गाने हैं दोस्तों उस साल के, और 1973 का जिक्र हो और ये गाना मैं आपको ना सुनाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। सुनिए। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ। धुआं धुआं था वो समा, यहाँ वहाँ जाने कहाँ।
तू और मैं कहीं मिले थे पहले, देखा तुझे तो दिल ने कहा जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। तू भी रही मेरे लिए, मैं भी रहा तेरे लिए, तू भी रही मेरे लिए, मैं भी रहा तेरे लिए। पहले भी मैं तुझे बाहों में लेके घूमा किया और झूमा किया, जाने तू या जाने ना, ओ माने तू या माने ना। देखो अभी होना नहीं, कभी जुदा होना नहीं, देखो अभी खोना नहीं, कभी जुदा होना नहीं। अब के यूं ही मिले रहेंगे दोनों, वादा रहा ये इस शाम का, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। किशोर कुमार साहब की आवाज, आर डी बर्मन का संगीत और साहिर लुधियानवी का लिखा गाना। फिल्म का नाम आ गले लग जा, 1973 का एक मेरा बड़ा ही पर्सनल फेवरेट गाना। अच्छा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बातचीत करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, जो ऑस्ट्रेलिया की पहचान है, वो है दोस्तों सिडनी ओपेरा हाउस। और 1973 में सिडनी ओपेरा हाउस कंप्लीट हुआ था और इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ II ऑस्ट्रेलिया आई थी और ऑफिशियली 20 अक्टूबर को सिडनी ओपेरा हाउस 1973 भी ऑस्ट्रेलिया को और दुनिया को मिला। एक बहुत ही कमाल की ये एक बिल्डिंग है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले तो फिल्मों की बातचीत कर रहे हैं तो मैं जिक्र करूंगा जिस फिल्म का, वो फिल्म है दोस्तों बॉबी, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा जबरदस्त बदलाव किया था। टीनेजर लव स्टोरीज या उसके बाद एक ट्रेंड बन गया था बाद में किस तरीके की फिल्में होनी चाहिए, और रिच वर्सेस पुअर का भी इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त बैकड्रॉप था। और वहीं पे दो अलग अलग धर्मों को लेके भी ये एक बैकड्रॉप बना था और बड़ी ही कमाल की ये फिल्म थी। और एक्चुअल में ये एक एक्सीडेंटल फिल्म भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक्चुअल में फिल्म तो कुछ और ही बनना था लेकिन बन गई। मेरा अपना मानना है कि राज कपूर एक बहुत ही कमाल के फिल्म मेकर थे और
जिंदगी में उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है, बहुत ही ज़बरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को। और उनके जीवन पे जब मैं नज़र दौड़ाता हूं तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि संघर्ष में बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। इनका भी ये संघर्ष का समय चल रहा था और इतना ज़बरदस्त इनको नुकसान हुआ था। उससे पहले इन्होंने एक फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, बड़ा उन्होंने कर्जा उसके लिए लिया था और वो फिल्म फ्लॉप हो गई और इनके पास पैसे भी नहीं थे। तो इसके बावजूद बहुत सारे लोग शायद टूट जाते हैं, लेकिन ये टूटे नहीं और इन्होंने कहा कि चलिए छोटी मोटी कोई फिल्म बना लूंगा। और इसके लिए भी उन्होंने अपने धर्मपत्नी के जेवर जो कुछ भी था वो गिरवी रख दिया और हल्की फुल्की फिल्म बनाने के चक्रों में चलिए मैं अपने बेटे को लॉन्च करता हूं। हालांकि ऋषि कपूर कहते हैं कि मुझे लॉन्च वॉन्च नहीं किया था डैडी ने वो तो उनको अपना कर्जा जो था वो चुकाना था। और ये फिल्म जो थी एक्चुअल में फिल्म का नाम बॉबी है, एक्ट्रेस डिम्पल के लिए डेडिकेट की गई थी, लेकिन जो धीरे से सड़क के निकल के आए थे वो थे दोस्तों ऋषि कपूर। अच्छा, ये जो फिल्म है जैसे कि मैंने बताया है अपने आप में एक 1975 की एक बहुत ही हिट फिल्म बनी थी और कई सालों तक इवन जो ऑल टाइम अगर हम बातचीत करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तो जो टॉप 20 ऑल टाइम टॉप ग्रोसर फिल्म है बॉक्स ऑफिस की, बॉबी आज भी उस गिनती में कहीं ना कहीं आती है। और 70 के दशक की तो बहुत बड़ी ये फिल्म बनी थी। और इस फिल्म के साथ जब इसकी इनॉग्रेशन हुई थी तो एक बहुत ही आइकॉनिक मुंबई में चंदन सिनेमा है, इस फिल्म के साथ वो सिनेमा इनॉग्रेट किया था राज कपूर साहब ने। तो ये जो कहानी है एक्चुअल में कहानी के पीछे भी एक कहानी है। हुआ ये कि जब राज कपूर मेरा नाम जोकर बना रहे थे तो उस समय उनके दिमाग में ऐसा था कि अब मुझे कोई एक लव स्टोरी बनानी है और वो लव स्टोरी बनाएंगे उस जमाने के बहुत बड़े टॉप के स्टार के साथ, राजेश खन्ना के साथ। और हुआ ये कि मेरा नाम जोकर बिल्कुल फ्लॉप हो गई और उसके साथ साथ बड़ा ज़बरदस्त कर्जा भी हो गया। इतना कर्जा इनका बढ़ गया कि खुद को इनको बड़ा डिप्रेशन सा होने लगा। ये मीडिया से बचते थे, इधर उधर नहीं जाते थे। तो ऐसे में इन्हें बड़ी आदत थी ये छोटे जो कॉमिक किताबें होती थी मन बहलाने के लिए इंसान किया करते हैं, तो ये पढ़ा करते थे। और कहीं इनके जहन में एक ऐसी स्टोरी आई कि यार मुझे आराम से तो बैठना नहीं है, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो एक दिन ये डिनर टेबल पे बैठे थे अपनी फैमिली के साथ, तो अपनी धर्मपत्नी कृष्णा से इन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं ऋषि कपूर को कास्ट करूं, मैं एक फिल्म बनाने की सोच रहा हूं। ऋषि कपूर भी वहां पे बैठे हुए थे, खाना वाना खा रहे थे। तो इनकी धर्मपत्नी ने हाँ कर दी और ऋषि कपूर ने कहा कि जब मुझे पता चला कि मैं हीरो बन रहा हूं तो खाना खा के सीधा ही मैं अपने कमरे में गया और ऑटोग्राफ कैसे देने हैं उसकी मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। कहते हैं कि उस फिल्म के लिए राज कपूर ने अपनी धर्मपत्नी के जो गहने थे वो गिरवी रख दिए थे। और जब वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे तो फिर ये जो टीनेजर की किताबें होती हैं उन किताबों को पढ़ा करते थे ये जानने के लिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो टीनेजर को अच्छी लगती है। और उसके बाद इन्होंने जब हीरोइन की बातचीत हुई तो बहुत सारी लड़कियों को इन्होंने ऑडिशन किया, जिसमें नीतू सिंह भी थी। एक और जानी मानी उस जमाने की सिंगर है नाजिया हसन, उनको भी इन्होंने ऑडिशन किया था। लेकिन अल्टीमेटली इनके एक दोस्त है चुन्नी लाल कपाड़िया, उनकी बेटी डिम्पल कपाड़िया जो 15 साल की थी, उन्हें इस फिल्म के लिए साइन किया गया। अच्छा, एक और बदलाव इस फिल्म में ये हुआ था कि राज कपूर की सारी फिल्मों का संगीत इससे पहले दिया था शंकर जयकिशन ने। और हुआ ये कि इसमें देहांत हो गया था एक कंपोजर का, तो फिर इन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से इस फिल्म का संगीत बनाया था। और इसके बाद आने वाले कई सालों तक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने राज कपूर की फिल्मों का संगीत दिया। और जहाँ तक सवाल इस फिल्म में हीरो का, ऋषि कपूर के बारे में, तो मैंने आपको बताया है। हालांकि इससे पहले भी ऋषि कपूर कुछ एक फिल्म में काम कर चुके थे, लेकिन ये एक लीड एक्टर के रूप में उनकी डेब्यू फिल्म थी। डिम्पल के लिए डेब्यू थी और डेब्यू किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आनंद बख्शी, इससे पहले आनंद बख्शी ने राज कपूर की फिल्मों के गाने नहीं लिखे थे। शैलेंद्र सिंह, एक और नई नवेली आवाज को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि ऋषि कपूर एक नए नवेले रोमांटिक हीरो, चॉकलेट हीरो हम जिसे कहते हैं, पर्दे पे थे, तो उसके लिए एक नई आवाज इंट्रोड्यूस की गई थी। और उसके बाद इस फिल्म की शूटिंग हुई, बड़ा ज़बरदस्त इस फिल्म का एक इंटरेस्टिंग मज़ेदार प्लॉट बना था। संगीत को लेके भी बहुत सारी कहानियां हैं, इसके गाने बड़े कमाल के हैं। कहते हैं कि एक बार अब जिस फिल्म का संगीत बन रहा था तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपना बंगला उन्होंने बनाया और वो आनंद बख्शी को ले गए अपना बंगला दिखाने के लिए। और हुआ ये कि अब वो नया बंगला था
अंदर तो चले गए, बाहर आने के लिए वो कहीं गुम हो गए बंगले के अंदर। वो तो काफी सारे दरवाजे होंगे इधर उधर जाने के लिए, तो इन्हें बड़ी मुश्किल आई थी। और ऐसे में आनंद बख्शी तो बड़े कमाल के राइटर थे, तो इन्होंने एक गाना सूझा और गाना था अंदर से कोई बाहर ना आ सके और बाहर से कोई अंदर ना जा सके। बाद में ये मज़ेदार गाना बना और राज कपूर को बताया गया कि ऐसा ऐसा हमने गाना सोचा है, तो उन्हें बड़ा पसंद आया और उन्होंने वहीं बैठे बैठे फिल्म में प्लॉट करके इस गाने को लिखा और क्या ज़बरदस्त ये संगीत इसका बना था। एक और चीज़ इस फिल्म से जुड़ी है, 1973 में एक्चुअल में बॉबी के रिलीज होने से कुछ महीनों पहले ही राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया ने शादी की थी। तो 1973 में दोस्तों ये भी हुआ था। इस फिल्म के गाने बहुत ही कमाल के बने हैं। जहाँ तक कहानी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक रोमांटिक फिल्म है। आने वाले सालों में इसकी इतनी सारी रीमेक बनी है, बहुत सारी फिल्में इस पे बनी हुई है। इवन आई थिंक ओवरसीज भी कुछ एक फिल्में हैं। पर्शिया में एक फिल्म बनी थी जो बॉबी का रीमेक है। आइए दोस्तों, इसी फिल्म का एक गाना मैं आपको सुनाता हूं जो बड़ा मशहूर उस साल हुआ था। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं
अपने उठा कर मैं क्या मांगता, जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं। आनंद बख्शी साहब का लिखा गाना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। एक्चुअल में 1973 पे मैं एक नजर ये जो दौड़ा रहा हूं संगीत की, तो आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बड़े कमाल के उस साल गाने दिए हैं। अच्छा दोस्तों, 1973 की एक और फिल्म का जिक्र करते हैं, लेकिन इस जिक्र के साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। 1973 ने हमें उस साल दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दी थी। वन ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर 1973 में बना था। 108 उसमें फ्लोर थे और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सीयर्स टावर कंप्लीट हुआ था और आने वाले 25 साल तक इससे ऊंचा कोई भी टावर नहीं था। उसके बाद मलेशिया में पेट्रोनास टावर जब बना था 1998 में, तब तक ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी दुनिया भर में। और उसी साल यूरोप और एशिया को जोड़ता हुआ एक पुल बना था इस्तानबुल में, बोस्पोरस ब्रिज जिसे कहते हैं। 1973 ने जेनेटिक इंजीनियरिंग भी दुनिया को दी थी। यूनाइटेड स्टेट में एस कोहान और एच बोयर ने एक ये नया नवेला सिस्टम दुनिया को दिया था। ये जो जीन्स मॉडिफाई आज के ज़माने में बड़ा होता है, इसको 1973 में हमें मिला था। आइए दोस्तों, 1973 की एक ऐसी फिल्म का जिक्र आपके साथ मैं करूंगा जो उस साल के और उस जमाने के सबसे बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म थी। और यशराज जो प्रोडक्शन हाउस है या यशराज फिल्म है, इसकी स्थापना इस फिल्म से हुई थी। फिल्म का नाम है दोस्तों दाग, और अपने आप में एक बड़ा ये कंट्रोवर्शियल फिल्म। यश चोपड़ा जाने जाते हैं अपनी कहानियों के लिए, बड़ा ये कमाल की कहानियां बनाते हैं। और इस फिल्म को जब उन्होंने बनाया था, हालांकि बनाया तो उस साल के सबसे बड़े स्टार के साथ थे, लेकिन रिलीज के समय तक ये थोड़ा मामला बड़ा सेंसिटिव हो गया था। एक तो ये कि ये बड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा फिल्म बना था, और सेकेंडली ये कि रिलीज के कुछ दिनों पहले इस फिल्म के स्टार, दोनों ही स्टार ने शादी कर ली थी। राखी की शादी हुई थी गुलजार साहब के साथ और राजेश खन्ना ने शादी कर ली डिम्पल कपाड़िया के साथ। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो बड़ा डर गए कि बड़ा पता नहीं इस फिल्म पे इसका क्या असर पड़ेगा, तो हम इसको जो है बड़ा लो प्रोफाइल के साथ इस फिल्म को हम रिलीज करते हैं। और यश चोपड़ा भी थोड़ा डरे हुए थे। वो डरे इसलिए हुए थे क्योंकि कहानी ये बड़ी ही एक यश चोपड़ा की सारी कहानियां ऐसी हुआ करती थी। अब ये कहानी का जो प्लॉट था वो कुछ इस तरीके से था कि राजेश खन्ना की शादी होती है शर्मिला टैगोर के साथ, फिर ये हनीमून पे जा रहे होते हैं। कहानी कुछ इस तरीके की होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, एक मर्डर हो जाता है, राजेश खन्ना को जेल होती है, उम्र कैद होती है। इस बीच जब ये ले जा रहे होते हैं तो फिर वो एक्सीडेंट हो जाता है और ये खबर आती है कि उनका देहांत हो गया है। इस बीच इनका बेटा होता है जो इनकी धर्मपत्नी के साथ, जो भी बाद में वो प्रेग्नेंट होती है। और होता ये है कि इसमें कहीं राजेश खन्ना बच जाते हैं। जब बच जाते हैं तो ये किसी और एक और लड़की से इनकी मुलाकात हो जाती है जिसका नाम है चांदनी। राखी इस फिल्म में बनी थी और ये शादीशुदा इंसान बन जाते हैं। तो भारत में एक लॉ है कि अगर आप एक बार शादी करते हैं तो दूसरी शादी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल मामला बना था। बाद में जब पता चलता है वो जिंदा है तो ये कहानी आगे पीछे घूमती है, बढ़ती है। बड़ी मजेदार ये फिल्म है। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, डिटेल में आपको मैं नहीं बताऊंगा, तो उस फिल्म को देखिएगा। फिल्म का नाम है दाग। और जहां तक सवाल है इस फिल्म की रिलीज को लेके, तो यश चोपड़ा थोड़ा घबराए हुए थे, पता नहीं क्या होगा। और ऊपर से उनके
एक्टर्स ने शादी कर ली है। उस ज़माने में ये भी माना जाता था कि शादी अगर कर लेते हैं तो फिर बड़ा इसका असर पड़ता है उनकी स्टारडम पे, ये सब कुछ भी चल रहा था। तो इसको बड़े लो प्रोफाइल से, बड़े कम प्रिंट के साथ रिलीज़ किया गया था, लेकिन विद इन फ्यू डेज पता चला कि लोगों को तो फिल्म बड़ी पसंद आ रही, और फिर धड़ल्ले से उस फिल्म को रिलीज़ किया गया और उस साल बॉक्स ऑफिस पे ये तीसरी सबसे बड़ी कामयाब फिल्म बनी थी। और यशराज बैनर जो आज इतनी कमाल की फिल्में बनाता है, कहते हैं कि उसकी फाउंडेशन फिल्म दाग से शुरू हुई थी। और इस फिल्म को खूब सारे अवार्ड मिले थे। यश चोपड़ा को फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए इस फिल्म में मिला था। राखी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। कादर खान की ये डेब्यू फिल्म थी। और साहिर लुधियानवी साहब के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं इस फिल्म के गाने लिखूंगा, लेकिन मैं इस फिल्म के गाने लिखने के लिए आपसे पैसे नहीं लूंगा। अगर ये फिल्म हिट होती है तो ही आप मुझे इस फिल्म के पैसे दीजिएगा। और बड़े मशहूर इस फिल्म के सारे गाने हुए थे। इस फिल्म में राखी का नाम चांदनी था, और बाद में यश चोपड़ा ने इस नाम का इस्तेमाल एक नहीं बल्कि 2 बार किया था। फिल्म सिलसिला में एक कैरेक्टर का नाम चांदनी था, और 1989 में इन्होंने फिल्म बनाई थी चांदनी। आइए दोस्तों, फिल्म दाग का एक गाना आपको सुनाता हूं। आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा, मुझे देवता बनाकर तेरी चाहतों ने पूजा। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं, मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए, कोई ढूंढने भी आए तो हमें न ढूंढ पाए। तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं, तू मुझे कहीं छुपा दे, मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। किशोर कुमार साहब की आवाज, साहिर लुधियानवी का लिखा गाना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म दाग का गाना। आज दोस्तों जो गीत मैं आपको सुना रहा हूं वो कुछ मेरे फेवरेट गाने हैं 1973 की फिल्मों से।
अच्छा दोस्तों, आजकल ज्यादातर हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग है, शॉपिंग का एक अलग ही तरीका बन गया है। बारकोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शॉपिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए। ये 1973 यूनाइटेड स्टेट में इसकी इन्वेंशन हुई थी। उसी साल हमको ऑप्टिकल फाइबर भी मिला था और अमेरिका ने स्काईलैब अपना स्पेस स्टेशन 1973 में लॉन्च किया था। 1973 में एक नॉर्दर्न आयरलैंड में बड़ा जबरदस्त रेफरेंडम किया गया था, जहां पे लोगों ने डिसाइड किया कि वो यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहेंगे। और उसी साल दोस्तों मिसिसिपी रिवर, ये एक बड़ी जानी मानी नदी है, बड़ा जबरदस्त यहां पे उस साल उसमें एक बाढ़ आई थी। 77 दिन तक लगातार इस नदी में बाढ़ आती रही। 1973 अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बातचीत करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों उस साल पहला ऑस्ट्रेलिया का कैसीनो खुला था 10 फरवरी को होबार्ट में। ये वेस्ट पॉइंट होटल कैसीनो ऑस्ट्रेलिया का पहला कैसीनो माना जाता है। और उस साल ऑस्ट्रेलिया में एक और डिसीजन लिया गया था। न्यू साउथ वेल्स ने 1970 में डिसाइड किया कि यहाँ पे जितने भी रहने वाले हैं उनकी वोटिंग एज 18 साल कर दी गई थी, लेकिन बाकी ऑस्ट्रेलिया में 21 साल हुआ करती थी। तो 1973 में ये डिसाइड किया गया कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में जो 18 साल के जो भी लोग बाग हैं उन्हें वोटिंग का अधिकार दिया गया था। और उसी साल पीएनजी या पापुआ न्यू गिनी, उन्हें सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार दिया गया था और अल्टीमेटली पापुआ न्यू गिनी भी आजाद हुआ था 1973 में। आइए दोस्तों, 1973 की एक और ऐसी फिल्म का जिक्र आपके साथ करूंगा। अगर इस फिल्म का जिक्र ना हो तो फिर ये 1973 की कहानी थोड़ी अधूरी रह जाती है। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा डिफाइनिंग ईयर है और डिफाइनिंग ये फिल्म भी है। फिल्म का नाम है दोस्तों जंजीर, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, अमिताभ बच्चन के बारे में कहा जाता है सदी के महान नायक है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जंजीर से अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन जंजीर ने अमिताभ बच्चन को बनाया एंग्री यंग मैन। और ये प्रकाश मेहरा की एज ए प्रोड्यूसर उनकी ये पहली फिल्म थी। और इस फिल्म के बाद आने वाले 16 साल तक अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा ने बड़ी जबरदस्त एंग्री यंग मैन की हमें फिल्में दी है। लेकिन इस फिल्म की कहानी तो खैर अलग है, लेकिन इस कहानी को पर्दे पे लाने के लिए प्रकाश मेहरा को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। एक्चुअल में ये फिल्म की स्क्रिप्ट ओन करते थे उस जमाने में धर्मेंद्र। सलीम जावेद ने इस फिल्म को लिखा था, धर्मेंद्र को बड़ी पसंद आई और उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट आप मुझे दीजिए, मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। और इस बीच प्रकाश मेहरा फिल्म बना रहे थे समाधि। तो जब धर्मेंद्र को सुनाएगी तो धर्मेंद्र को समाधि बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि यार तुम मुझे समाधि की स्क्रिप्ट दे दो, मेरे से तुम जंजीर की स्क्रिप्ट ले लो। तो प्रकाश मेहरा ने उस समय उनसे ये कहा कि ठीक है, मैं ये दोनों फिल्में बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि उस जमाने में धर्मेंद्र, जैसे कि मैंने कहा है, बॉक्स ऑफिस के अनडिस्प्यूटेड किंग थे। 73 में 7-8 इनकी बॉक्स ऑफिस पे बड़ी फिल्में बनी, बड़े बिजी भी थे। तो प्रकाश मेहरा ने कहा कि आपको ये फिल्म करनी पड़ेगी। तो धर्मेंद्र ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं ये फिल्म करूंगा। अनाउंस भी हो गई फिल्म कि इस फिल्म में काम कर रहे हैं धर्मेंद्र और मुमताज। अब हुआ ये कि धर्मेंद्र बड़ा बिजी हो गए। अब प्रकाश मेहरा इंतजार करते रहते थे कि कब आए, लेकिन धर्म जी बिजी हो गए। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मैं किसी और एक्टर को लेता हूं। फिर उन्होंने देवानंद साहब की काला पानी फिल्म देखी थी और उनको अप्रोच करने की बातचीत हुई। तो सलीम जावेद ने कहा कि ये तो डिजास्टर हो जाएगा जनाब इस स्क्रिप्ट के साथ। अब देवानंद जो कि रोमांटिक किंग माने जाते हैं, बड़ा जबरदस्त रोमांस करते हैं, इस फिल्म के अंदर तो इसका जो एक्टर है वो तो हंसता भी नहीं है, बल्कि उसमें एक हमने प्राण का एक गाना है जो गाएंगे तब जाके कहीं वो हंसेंगे। तो देवानंद पे तो ये फिल्म सूट नहीं करती। और हुआ ये कि इस बीच मुमताज ने भी शादी कर ली और उन्होंने कहा कि मैं तो अपना शादी पे ध्यान दूंगी, करियर को अभी हम थोड़ा साइड में रखेंगे। तो हीरोइन भी चली गई, तो इन्हें बड़ी परेशानी हुई। फिर एक और उस जमाने के बड़े जाने माने एक्टर राजकुमार को अप्रोच किया गया, तो उन्हें स्क्रिप्ट बड़ी पसंद आई। अब राजकुमार जो थे उनकी पर्सनैलिटी बड़ी हटके थी, वो बड़े अजीबोगरीब उनके अपना एक स्टाइल हुआ करता था। तो उन्होंने एक शर्त रखी, उन्होंने ये शर्त रखी कि देखिए ये फिल्म जो है मुंबई में माहिम में शूट होनी थी। माहिम में वो पुलिस इंस्पेक्टर दिखाए गए हैं। तो बोलते कि यार माहिम में मैं पहले इंस्पेक्टर रह चुका हूं, तो चलो इस फिल्म की शूटिंग हम मद्रास में करेंगे। तो ये प्रकाश मेहरा को ठीक नहीं लगा कि यार मेरा तो पूरा का पूरा प्लॉट यहाँ पे है, सब कुछ यहाँ पे डिसाइड है, अब एक्टर की वजह से मुझे पूरा का पूरा मद्रास जाना पड़ेगा। तो राजकुमार साहब भी आउट हो गए। फिर अप्रोच किया गया दिलीप कुमार साहब को और दिलीप कुमार साहब ने कहा कि देखिए ये फिल्म के रोल में
मुझे बड़ा सीधा सीधा ये रोल रखा है, कुछ ज़्यादा करने को नहीं है। दिलीप साहब को वेरिएशन बड़ा अच्छा लगता था, और उस फिल्म का एक्टर तो है गुस्से में, गुस्सा ही गुस्सा है उस बंदे के अंदर तो। सो वो भी आउट हो गए। फिर हुआ ये कि सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को बॉम्बे टू गोवा, ये 1972 की फिल्म थी, 1 साल पहले की फिल्म थी। इस फिल्म में जब इन्होंने देखा था तो इन्हें लगा कि यार ये बंदे के अंदर कुछ ऐसा है जो फिलहाल निकल के नहीं आ रहा है। और इन्होंने फिर प्रकाश मेहरा को कहा कि आप अमिताभ बच्चन को कास्ट कीजिएगा। प्रकाश मेहरा ने कास्ट तो कर लिया, लेकिन फिर उन्हें प्रॉब्लम आई। अब प्रॉब्लम यह आई कि फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर वो कहने लगे कि यार आपने ये कौन से एक्टर को ले लिया है, ये एक्टर तो ज़्यादा फ्लॉप एक्टर है, इनकी तो कोई ज़्यादा फिल्में हैं नहीं, या जो फिल्में हैं तो वो सपोर्टिंग रोल है वो कर रहे हैं, तो बड़ा फ्लॉप सा नाम है। तो ये भी ने बड़ा मुश्किलें आई। लेकिन अल्टीमेटली सलीम जावेद ने जिस तरीके से कहा था कि इस एक्टर के अंदर कुछ और है, प्रकाश मेहरा को भी वो नज़र आया, और उन्होंने कहा कि नहीं हम तो इस फिल्म को बनाएंगे। और अल्टीमेटली दोस्तों ये फिल्म बनी, और फिल्म बनी क्या, बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म उस साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनी। अमिताभ बच्चन एक एंग्री यंग मैन के रूप में हिंदी फिल्म के पर्दे पे हमको दिखाई दिए, और मेरा अपना मानना है कि उसके बाद आने वाले 20-25 साल तक लोगों का जो अपना गुस्सा होता है, अब बहुत सी जीवन में संघर्ष हो रहे होते हैं, आप वो गुस्सा दर्शा नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन के जरिए पर्दे पे सभी लोग अपना गुस्सा उतारते थे। उनका जो ढिशुमा होता था, उन्हें लगता था कि वो अपने जो भी उनका दुश्मन है उसको मार रहे हैं। बड़ा ये फिल्म लोगों ने पसंद की, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ा बदलाव ये फिल्म लेके आई। दोस्तों मैं 1973 के फेवरेट गाने आपको सुना रहा हूं। उस साल एक और फिल्म बनी थी अमिताभ बच्चन की ही, लेकिन वो एंग्री यंग मैन की नहीं थी। एक बहुत ही कल्ट फिल्म है, मेरी बड़ी फेवरेट वो फिल्म है। और मेरा अपना मानना है कि जो कपल होते हैं, किस तरीके से कभी कभी उनकी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव और तनाव आता है, किस तरीके से आता है, क्या कुछ होता है। एक बहुत कमाल की फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम था अभिमान, और उस फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन का। मेरे बड़े फेवरेट गाने हैं, तो उसी फिल्म का एक गीत दोस्तों आपके लिए। अब तो है तुमसे
खुशी अपनी। खुशी अपनी तुम पे मरना है, जिंदगी अपनी अब तो है तुम। लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना और एस.डी. बर्मन साहब की कंपोजिशन। बहुत ही कमाल के इस फिल्म के गाने हैं दोस्तों, सारे ही गाने। और कुछ एक गाने तो ऐसे हैं जो आज भी जब उन गानों को आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी ये गीत बने हैं। 1973 में दोस्तों, उस साल यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और डेनमार्क ये एंटर हुए थे, तीनों यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में, जो बाद में यूरोपियन यूनियन बना। और उस साल दोस्तों एल्विस प्रेस्ली का एक कॉन्सर्ट हुआ था हवाई में। कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड इसका जो टेलीकास्ट हुआ था, इसको इतने सारे लोगों ने देखा था कि इससे पहले जो एक वर्ल्ड वाइड टेलीकास्ट हुआ था उसका रिकॉर्ड तोड़ा था। जो पहला इससे पहले हुआ था वो हुआ था जब मून लैंडिंग हुई थी। अपोलो की मून लैंडिंग को जब दुनिया भर में दिखाया गया था तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा था और उस रिकॉर्ड को तोड़ा था एल्विस प्रेस्ली के हवाई के कॉन्सर्ट में, जो 14 जनवरी 1973 को हुआ था। उस साल यूनाइटेड स्टेट में डॉलर को डीवैल्यू किया गया था 10%। और वहीं पे दुनिया का पहला मोबाइल टेलीफोन कॉल उस साल 3 अप्रैल को न्यूयॉर्क सिटी में मार्टिन कूपर ऑफ मोटरोला से किया गया था। 1973 में मोबाइल टेलीफोन। अच्छा दोस्तों, 1973 की एक और फिल्म का जिक्र बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो फिल्म भी अपने आप में बहुत से लोगों का मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक नई शुरुआत करने वाली फिल्म थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की पहली वो मसाला फिल्म मानी जाती है जिसमें एक्शन था, ड्रामा था, रोमांस था, म्यूजिक था, क्राइम था और थ्रिलर था। इतने सारे जो हमारे अलग अलग प्रकार की फिल्में होती है एक ही फिल्म के अंदर। और इस फिल्म का नाम है दोस्तों यादों की बारात। नासिर हुसैन ने इस फिल्म को बनाया था और ये फिल्म जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए डेब्यू फिल्म भी बनी थी। काफ़ी सारे लोगों को इसमें लॉन्च किया गया था। आने वाले समय में जीनत अमान और नीतू सिंह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस बनी थी। बहुत कम लोगों को पता है आमिर खान की डेब्यू फिल्म थी। 8 साल के छोटे से इन्होंने एक नासिर हुसैन के नेफ्यू तारिक खान के बचपन का जो रोल किया था वो किया था आमिर खान ने। नासिर हुसैन की ये फिल्म थी। नासिर हुसैन ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस फिल्म की कहानी लिखी थी सलीम जावेद ने। अच्छा, इस फिल्म का जो संगीत है वो भी बड़ा मशहूर हुआ था। आर.डी. बर्मन साहब ने इस फिल्म का संगीत दिया था और इतने कमाल के इस फिल्म के गाने हैं कि आज भी इन गीतों का इस्तेमाल होता है, रिमिक्सेस बनते हैं, कहीं पे कॉन्सर्ट होता है। अगर गाना चुरा लिया है तुमने जो दिल को ये ना बजे तो वो कंसर्ट थोड़ा अधूरा लगता है। लेकर हम दीवाना दिल या फिर यादों की बारात निकली है या दिल के द्वारे। नासिर हुसैन की एक बड़ी दिली ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश थी कि वो अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहते थे। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप अमिताभ बच्चन को मत लीजिएगा, ये तो इतने बड़े एक्टर नहीं है, हमें तो कोई और एक्टर चाहिए। तो अल्टीमेटली विजय अरोड़ा को इन्होंने इसमें साइन किया था और कुछ समय बाद पता चला कि जंजीर जो है वो बड़ी मशहूर हो गई है, बड़ा कमाल का उसका काम है। तब तक बड़ी देर हो चुकी थी क्योंकि फिल्म जो थी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। और बाद में उन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूटर को कहा कि देखिए, आपने एक बहुत बड़े एक्टर को इस फिल्म में लाने से रोका है,
एनीवे फिल्म तब तक आई थिंक कंप्लीट हो चुकी थी। इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब का भी बड़ा कमाल का, एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, बहुत बड़ी इस फिल्म की स्टार कास्ट थी, एक से बढ़कर एक इस फिल्म के स्टार थे। धर्मेंद्र, जीनत अमान, विजय अरोड़ा, तारिक खान, अजीत खान, सत्येन कपूर, बड़ा लंबा चौड़ा इस फिल्म का। और ये शायद धर्मपा जी की पहली ऐसी फिल्म है जहां पे इन्होंने इस फिल्म में ना तो कोई रोमांटिक काम किया, ना ही कोई गाने वाने गाए। इस फिल्म का एक गाना है, कहानी बड़ी मसाला फिल्म है। बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिताजी के बर्थडे पे वो सभी एक गाना गाते हैं, यादों की बारात निकली है, और बाद में वो बिछड़ जाते हैं और अंत में जाके फिर मिलते हैं, वही गाना गाते हैं सब मिलजुल के। बड़ी ज़बरदस्त फिल्म बनी थी और बहुत ही कमाल के इस फिल्म के दोस्तों गाने हैं। लेकिन मैं जो गाना आपको सुनाऊंगा, मेरा दिल कर रहा है कि ये गाना मैं आपको ज़रूर सुनाऊं। मेरे फेवरेट गाने हैं, हालांकि यादों की बारात के भी फेवरेट गाने हैं, लेकिन मेरे पास इतना समय है ही नहीं। सुनिए एक और मेरा फेवरेट गाना 1973 की फिल्म का नाम नमक हराम। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। जब जिस वक्त किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का प्यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। तीर चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे यार तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, धूप ढलते हैं, दिए जलते हैं। आनंद बख्शी का लिखा गाना, किशोर कुमार की आवाज और आर.डी. बर्मन का संगीत। फिल्म का नाम नमक हराम, और इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। फिल्म का नाम नमक हराम। और अवार्ड की बातचीत हो रही है दोस्तों, आइए जरा एक नजर दौड़ाते हैं 1973 में कौन कौन सी फिल्मों को अवार्ड मिले थे। तो फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर ऋषि कपूर, फिल्म का नाम बॉबी। बेस्ट एक्ट्रेस एक नहीं बल्कि दो महिलाओं को साल मिला था, डिम्पल कपाड़िया और जया बच्चन को, बॉबी और अभिमान में काम करने के लिए। 1973 की बेस्ट फिल्म रही थी अनुराग, एक और बड़ी कमाल की ये फिल्म। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था यश चोपड़ा को फिल्म दाग के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मेल अमिताभ बच्चन, नमक हराम। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फीमेल राखी, फिल्म का नाम दाग। और बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल असरानी, फिल्म थी आज की ताज़ा खबर। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था एस.डी. बर्मन को, फिल्म का नाम अभिमान। बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला था गुलशन बावरा को, फिल्म जंजीर का गाना उन्होंने लिखा था यारी है ईमान मेरा। बेस्ट प्लेबैक सिंगर उस साल रहे थे नरेंद्र चंचल, बॉबी का गाना बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो। और बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल आशा भोसले, फिल्म नैना में उन्होंने गाना गाया था होने लगी है रात जवान। गानों का जिक्र हो रहा है तो साल जिन गीतों को भारत ने सुना था वो गीत भी
टॉप 10 में आपको बताया चलता हूं, बिना का गीतमाला में उस साल सबसे ज्यादा जो गाना सुना गया था, नंबर 1 वो था दोस्तों यारी है ईमान मेरा, मन्ना डे की आवाज, फिल्म जंजीर का गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और गुलशन बावरा की फिल्म थी। दूसरे नंबर पर गाना था बाहर से कोई अंदर ना आ सके, लता मंगेशकर शैलेंद्र सिंह ने इस गाने को गाया था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम बॉबी। तीसरे नंबर पर गाना उस साल लोगों ने सुना था दो बेचारे बिन सहारे, ये 1972 की फिल्म है विक्टोरिया नंबर 203, 1973 में भी ये गाना बड़ा चला। चौथे नंबर पर गाना था मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, फिल्म अनामिका का गाना, किशोर कुमार की आवाज, आर डी बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना। पांचवें नंबर पर गाना था समझौता गमों से कर लो, फिल्म का नाम समझौता, किशोर कुमार की आवाज, कल्याण जी का संगीत और इंदिवर ने उस गाने को लिखा था। छठे नंबर पर गाना था ओ तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, फिल्म का नाम अनुराग, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज, एस डी बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा। सातवें नंबर पर अब चाहे मार उठे या बाबा, फिल्म का नाम दाग, किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा। आठवें नंबर पर उस साल गाना लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आया, वो गाना था लक टुनक टुनक फिल्म का नाम दो चोर, ये 1972 की फिल्म थी, लता मंगेशकर की आवाज, आर डी बर्मन का संगीत, मजरू साहब ने इस गाने को लिखा। 9वें नंबर पर गाना था धीरे से जाना, छुपा रुस्तम और किशोर कुमार की आवाज, धीरे से जाना खटियन में खटमल, धीरे से जाना, एस डी बर्मन साहब का लिखा, संगीतबद्ध किया ये गाना और नीरज ने इस गाने को लिखा। और 10वें नंबर पर जो गाना उस साल था दोस्तों, वो गाना था जब अंधेरा होता है, आधी रात के बाद एक चोर निकलता है, फिल्म का नाम राजा रानी, आशा भोसले और भूपेंद्र की आवाज, आर डी बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी का लिखा गाना। दोस्तों स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक अब हमारा यहां से जाने का समय हुआ जा रहा है और मैं एक और बड़ा फेवरेट गाना छोड़े जा रहा हूं आपके लिए 1973 का। मैंने कुछ एक गाने आपके लिए जो लाइनअप किए थे, उसमें एक गाना था हंसते जख्म का, तुम जो मिल गए हो तो लगता है, लेकिन जो गाना मैं चूज कर रहा हूं दोस्तों वो गाना है पल पल दिल के पास। ये फिल्म का नाम ब्लैकमेल, किशोर कुमार की आवाज और राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत। दोस्तों ये गीत मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं और फिर किसी दिन आपके साथ कोई एक और कहानी लेके जुड़ जाऊंगा। रेडियो क्लासिक शो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक
का महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती